पार्टनर्स में माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेशन बेस्ड है डॉक्टर के इंटरेक्शन में और ई कंसल्टेशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। आज का विषय रहेगा डॉक्टर का परिचय, डॉक्टर के साथ परिचर्चा, वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल, वेबिनार से जुड़ी आवश्यक जानकारी और वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी पे। अब मैं आप सभी को आज के डॉक्टर के बारे में बताना चाहूंगी, जिनका नाम सिलसिला मैम है, जिन्होंने मणिपाल कॉलेज मेडिकल साइंसेज से नेपाल से एमबीबीएस किया है 2011 में। रॉयल कॉलेजेस फिजिशियन लंदन पोर्टी से हॉस्पिटल से न्यू दिल्ली से इन्होंने डायबिटीज का स्पेशल कोर्स किया हुआ है। मैम का डिक्टेंशन रहा है ऑप्शन गायनी में। मैम के 8+ सालों का एक्सपीरियंस आपके स्क्रीन पर दर्शाया गया है, जिसमें मैम ने कई सारे मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ में काम किया हुआ है। अब मैं इस डिस्कशन में डॉक्टर श्रद्धा को ऐड करूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा पांडे है और आप लोग जो भी मुझे पहले से जानते हैं उनका इस वेबिनार में स्वागत है। और जो नए मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी जानकारी के लिए मैं ब्रीफ में आप लोगों को अपना एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं पेशेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लीड करती हूँ। तो इसमें जो है डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच का और मेडिकल स्टोर्स के 15 साल 14 साल ऐसे लौटने। राहुल प्लीज देखिएगा किसका अनम्यूट है, उसे म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो ये सारा डिपार्टमेंट मेरे अंडर में ही रहता है। तो आपको पेशेंट से जुड़ी, डॉक्टर से जुड़ी या फिर मेडिकल स्टोर्स की आप लोगों को जो भी इश्यूज आते हैं वो सारे आप चाहे चैनलाइज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि पेशेंट का फॉलोअप भी रहता है, जो मेन है हमारे लिए इंक्लूड रहता है। और जैसी भी परेशानियां आती हैं वो सारी आप इस डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं, तो वो चीजें आप मुझसे सॉल्यूशन उसका आप ले सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि माधुरी ने बताया कि आज जो हमारी चीफ गेस्ट है वो है डॉक्टर सिलसिला मैम। और डॉक्टर सिलसिला मैम को तो जो पुराने मेडिकल स्टोर्स हैं उनके लिए तो किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैम को सब जानते हैं। बट जो नए मेडिकल स्टोर्स हैं उनके लिए, जैसा माधुरी ने मैम का जो भी मेडिकल की उनकी एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो सब के बारे में बताया, एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए अब मैम से ही हम बात करते हैं और मैम से ही डिटेल में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपका स्वागत है हमारे वेबिनार में। मैम वैसे तो जरूरत नहीं है आपके इंट्रोडक्शन की, बट स्टिल मैम बहुत सारे नए मेडिकल स्टोर हैं जो हमारे साथ अटैच हुए हैं, जो शायद अभी इतना ज्यादा आपसे नहीं फेमिलियर है। तो उनके लिए मैम एक ब्रीफ में मैम आप अपना मेडिकल का जो भी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है उसके बारे में मैम आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रद्धा। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सभी को। मैं थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताऊंगी। मेरा नाम डॉक्टर सिलसिला है। मैं बेसिकली मणिपुर से हूँ, लेकिन आई एम सेटल डाउन इन दिल्ली, बट माय हस्बैंड इज इन डिफेंस सर्विस। तो मैं ऑल ओवर इंडिया, कभी साउथ में, कभी नॉर्थ में, कभी ईस्ट में जाना पड़ता है। तो आई हैव अ मल्टीपल एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट प्लेस। जैसे अलग अलग जगह पे जितने भी हॉस्पिटल है वहां पे जैसे आपने जैसे ध्यान दिया होगा, मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है, कभी वो मणिपुर का है, कभी दिल्ली का है, कभी मऊ मध्य प्रदेश का है। अभी मैं कुछ दिन पहले तमिलनाडु में थी, अभी राइट नाउ मैं पंजाब में हूँ। तो अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस भी है मुझे। एंड द बेस्ट पार्ट इज अलग अलग फील्ड में है। जैसे आप इस चिकित्सा मित्र में जैसे हमने देखा है कि आप लोग भी, जैसे आपके पास जैसे छोटे बच्चे भी आते हैं, महिलाएं जो गर्भवती है वो भी आते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं। तो बेसिकली मेरा फील्ड में सबसे जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है वो ऐसे ही मिक्स टाइप ऑफ पेशेंट का है। एंड मेरी एक्सपीरियंस के साथ और ये अपना जो चिकित्सा मित्र है, ये बहुत ही अच्छा मतलब तालमेल है दोनों का। मैंने ये देखा है कि एक ही फील्ड का पेशेंट नहीं आता है, ब्रॉड फील्ड हर चीज का, आपका मेडिसिन हो या सर्जरी हो, गायनी हो, पीडियाट्रिक्स हो, नॉर्मल जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है जैसे मेडिसिन का, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह का, वो सब है, वो सब आ जाता है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊंगी। मेरी एमबीबीएस मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखरा में, नेपाल में है।
वहां से मैंने 2011 में पास आउट किया। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इम्फाल में रिम्स है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां से मैंने नेफ्रोलॉजी से शुरू किया है। देन आफ्टर दैट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इबोयामा हॉस्पिटल करके, वहां पे मैंने 2 साल के लिए मेडिसिन और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मैंने एक्सपीरियंस ली। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में पोर्टिया कंपनी है, ये होम केयर मैनेजमेंट बेसिकली कराते हैं। इस पे मैंने अपना 6 मंथ्स का इनके साथ अटैच होके सर्विस दिया है। देन आफ्टर दैट मेरा रेड क्रॉस हॉस्पिटल है मध्य प्रदेश में, वहां पे मेटर्निटी और चाइल्ड हेल्थ के हॉस्पिटल है, वहां पे अनदर 6 मंथ्स का किया। देन मैक्सिमम एक्सपीरियंस मेरा एक्स सर्विसमैन क्लिनिक है जो मिलिट्री हॉस्पिटल के साथ अटैच है मध्य प्रदेश में, मऊ में। तो बेसिकली मेरे पास अभी 8+ ऑलमोस्ट 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है ब्रॉड फील्ड में। आपके जैसे पॉलीक्लिनिक के हिसाब से जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, जियाटिक मेडिसिन है, आपकी पीडियाट्रिक है, गायनी है, इन सब फील्ड में। तो जैसे इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ब्रॉड फील्ड है, तो पहले जितने भी पुराने एमएसओ है आई थिंक उनको तो पता ही है, लेकिन नए जो एमएसओ है उनके लिए ही ये ब्रीफली बताया है। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। वैसे तो मैम आपने सब कुछ बता दिया है, जो भी आपका एक्सपर्टीज है या जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में ये बता देती हूँ कि हमारे महसूस को कि मैम जनरल प्रैक्टिशनर है, मतलब मैम सब कुछ देखती हैं, क्योंकि वो MBBS है तो उसमें सब कुछ मैम देख सकती हैं। कोई भी बीमारी हो तो आप मैम के पास ला सकते हैं और मैम उसमें उसका इलाज भी करेंगी, और जब उन्हें जरूरत लगेगी जिस पेशेंट में, मैम उसे खुद आगे एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को रेफर भी कर देंगी। बट आप मैम को डायरेक्ट सबसे पहले आके दिखा सकते हैं, ठीक है। मैम इसके अलावा जैसे कि हमारा जो कंसल्टेशन प्रोसेस है मैम, उससे आप तो अब वाकिफ हैं। तो मैम जैसे अभी तक आपको ऐसा जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं, आपको मैम ऐसा लगता है कि जो जरूरी बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए कंसल्टेशन के दौरान, ठीक है मैम, तो वो बातें जो मैम आपके पॉइंट आपकी तरफ से, जो मैम थोड़ा सा ब्रीफ में आप उन्हें बताएं कि कैसे क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या नहीं होना चाहिए या क्या क्या होना चाहिए कंसल्टेशन में जो जरूरी है, मैम वो सारी बातें आप तो इन सबको हमारे यहाँ बताइए। जी थैंक यू। यही शायद से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक एमएसओ, और एक्चुअली मैंने पहले के वेबिनार में भी जो पुराने एमएसओ है उनको भी वही बताया है कि मेन जो डायग्नोसिस का जो स्टेप है वो एमएसओ ही कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, चिकित्सा मित्र में। पेशेंट आपके पास आते हैं, आपके पास कंप्लेन लेके आते हैं, आप पेशेंट को देखते हो, सेकेंड स्टेप में वो हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली पूरा डायग्नोसिस अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री लिया हो, जैसे अच्छे से एग्जामिन किया हो, उसका वाइटल्स अच्छे से लिया हो, तो वहीं पे 90% डायग्नोसिस वही हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक जैसे आज ही मेरे पास आए एक लेडी आई, प्रेग्नेंट लेडी है, 6 महीना प्रेग्नेंट है। तो इनिशियली उन्होंने मुझे बताया कि उनको कमर में दर्द है। तो बाद में जब हिस्ट्री मैंने पूछा तो पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट, तो विच इज वेरी नॉर्मल इन अ प्रेग्नेंट लेडी। तो ये चीजें जो है छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे उन्होंने भी पूछा होगा कि क्या है, लेकिन जैसे हिस्ट्री में नहीं था, तो अगर ये हिस्ट्री में आ जाते कि हाँ ये प्रेग्नेंट लेडी है और इतने महीने का प्रेगनेंसी है और ये कौन कौन सी दवाइयां ले रही है या नहीं ले रही है, या कोई चेकअप कराया है या नहीं कराया है, या फर्स्ट प्रेगनेंसी है या दूसरा है तीसरा है, तो आसानी से डॉक्टर को समझ आ जाता है कि हाँ मतलब ये ANC का एक केस है और इनको ये प्रॉब्लम है। तो टाइम लिमिटेशन जो है वो भी कम हो जाती है, और हिस्ट्री टेकिंग अगर अच्छे से हो जाता है तो डायग्नोसिस भी अच्छे से हो जाता है। नहीं तो हम लोग कुछ और सोचने लगते हैं कि हाँ कोई और कैल्शियम की डिफिशियंसी तो नहीं है, कोई और जैसे स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम तो नहीं है, डिफरेंट डायग्नोसिस है ना। तो जैसे पिछले बार भी मैंने इस चीज पे ही हाईलाइट किया था, बट अभी तक ओवरऑल जितने भी MSO है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और बेसिकली जैसे जो हिस्ट्री टेकिंग है वो तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन आई थिंक एक दो पॉइंट है जो थोड़ा सा हम मिस कर जाते हैं बच्चों को लेके और जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको लेके। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को लेके जो मैंने नोट किया है, जैसे इम्यूनाइजेशन का हम अक्सर भूल जाते हैं पूछना। एक छोटा बच्चा आया था 1 साल का, लेकिन 1 साल का है लेकिन वो बस 6 किलो का था। तो 1 साल में लगभग 8 से 10 किलो का होना चाहिए।
तो वो उसका बर्थ, उसका हिस्ट्री जरूरी था कि वो कैसे पैदा हुआ है, प्रीटर्म हुआ है कि नहीं, बर्थ वेट कितना था। अगर वो कुछ ऐसी इंडिकेशन है कि डिलेड माइलस्टोन का है, तो वो हम तुरंत पीडियाट्रिशियन को जैसे रिफर कर सकते हैं, उनको डिले ना करके। प्रायोरिटी में हमेशा पेशेंट का ही हेल्थ है, पेशेंट का ही बेनिफिट होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ जैसे हमारे यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग करके टाइम वेस्ट करके, उससे अच्छा कि मैं डायरेक्टली उनको पीडियाट्रिशियन के पास भेजूं। तो ऐसा केस आया था, और उसमें जैसे बच्चे को कोई इम्यूनाइजेशन भी नहीं हुआ था, जैसे जो नॉर्मल टीका लगते हैं 1 महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में, फिर 6 महीने में, वो सब कुछ नहीं हुआ था बच्चे को। तो स्पेशली जो पेरेंट्स है उनको भी शायद उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा ड्यूटी बनता है फ्रॉम मेडिकल मतलब सर्विस के द्वारा कि उनको समझाए कि ऐसा टीका लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाया है तो डॉक्टर का सलाह लेंगे। एक तो ये पॉइंट है जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मिस हुआ है काफी एमएसओ से, और थोड़ा सा ध्यान भी नहीं रहता है कि हर रोज वो पेशेंट नहीं आते। एमएसओ के पास भी अलग अलग प्रकार के पेशेंट आते हैं, कभी ओल्ड पेशेंट आए, डायबिटिक पेशेंट आए, कभी हाइपरटेंशन का आए है, कोई सिर दर्द को लेके आए, तो उतना ध्यान नहीं होता है। बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट। और सेकेंडली, डीवर्मिंग कब हुआ है, जैसे हर बच्चे को हर 6 महीने में हमको डीवर्मिंग कराना चाहिए। तो ये चीजें हम भूल जाते हैं पूछना कि डीवर्मिंग कब हुआ था। अगर नहीं हुआ है तो उनको कराया जाए। अगर जैसे कभी कभी डॉक्टर खुद भी भूल जाते हैं कि पूछे कि हाँ डीवर्मिंग हुआ है कि नहीं। बहुत सारे ऐसी बीमारी है, जैसे एक बच्चा क्रॉनिक एनीमिया के साथ आया है और उसका डीवर्मिंग हुआ नहीं है, तो वो चीज हम रूल आउट नहीं कर पाते। तो आई थिंक कि दोनों की तरफ से, इवन डॉक्टर ऑल्सो, एमएसओ ऑल्सो, इस चीज को अगर हम ध्यान में दें तो अच्छे से डायग्नोसिस भी हो पाएगा, ट्रीटमेंट भी अच्छा हो पाएगा। एंड रिगार्डिंग प्रेग्नेंट लेडीज को भी टीका लगती है, जैसे टीटी इंजेक्शन इज कंपल्सरी फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। तो वो बहुत बहुत सारे ऐसे लेडीज है जिसको नहीं लगी है। एंड आयरन और कैल्शियम जो सिंपल बेसिक है, और जैसे बहुत ही रूरल में जो दवाइयां वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन पीएचसी से, आपके जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहां से भी मिल जाती है। तो हमारा ड्यूटी बनता है उनको बताना कि ये चीजें लेनी है और ये इम्यूनाइजेशन कराना जरूरी है। एंड जो हमेशा हम भूल जाते हैं, जैसे हम भी भूल जाते हैं, लेकिन इसको जैसे एक जगह पे हाईलाइट करके रखे कि एनी ड्रग हिस्ट्री, जैसे कोई प्रकार के दवाई से एलर्जी है उनको, ये वाला चीज शायद हम भूल रहे हैं बार बार। तो आई थिंक बाकी तो वो कवर अप करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मेट है, जैसे बीपी लेना है, पल्स लेना है, टेम्परेचर लेना है, डिटेल पूछना है, अल्कोहल इंटेक है कि नहीं, आपका स्मोकिंग का हिस्ट्री है कि नहीं, कोई बीमारी पुरानी, वो सब तो है। बट दिस आर फ्यू पॉइंट्स जो मैंने देखा कि शायद हम लोग इस चीज को मिस कर रहे हैं। ओके मैम, ठीक है मैम, जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैम ने इतना ज्यादा आपको विस्तार से बताया है कि क्या क्या गलतियां मेडिकल स्टोर की तरफ से अभी भी हो रही हैं। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है या कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, इस तरीके के जब भी आपके पास कोई भी मरीज आए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे ये पूछिए कि उसने दवा ली, उसने कभी टीकाकरण अपना पूरा करवाया है कि नहीं करवाया है। और अगर जो है गर्भवती महिला, तो उससे पूछिए कि उसने टीकाकरण करवाया है कि नहीं। और जो है जो भी दवाइयां जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मिलती हैं, सरकार की तरफ से मुफ्त मिलती हैं, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं। ठीक है, तो आपको ये सब उनसे पूछना है कि उन्होंने कुछ लिया है कि नहीं। और सीधा पेशेंट आया तो आपने एकदम चीफ कंप्लेंट लिख दिया कमर में दर्द है, लेकिन अगर पेशेंट से थोड़ा सा डिटेल में पूछिए कि क्यों है, कब से है, कोई और समस्या तो नहीं है। महिलाओं से पूछने में थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि आप लोगों को सहायता की जरूरत है, तो जो उनके साथ आए हैं आप उनसे पूछिए। अगर महिलाएं आपसे सीधे से नहीं बता पा रही हैं, ठीक है, किसी कारणवश, तो आप उनसे पूछिए। ठीक है, और लेकिन इस चीजों पे ध्यान दीजिए कि छोटी छोटी जो जरूरी बातें हैं उनको आप लोग मिस ना करिए। ठीक है, क्योंकि कंसल्टेशन में अगर जितना अच्छा आप लोग हिस्ट्री लेंगे, उतना ज्यादा डॉक्टर को बहुत आराम से बीमारी का पता चल जाएगा और बहुत अच्छा इलाज मरीज को मिल जाएगा। और जिस केस में डॉक्टर को लगेगा कि इसको स्पेशलिस्ट की जरूरत है, वो डॉक्टर उनको आराम से रेफर भी तुरंत तुरंत समय रहते कर देंगे। वरना आप इसमें एमबीबीएस लेवल पर अगर मैम उसको देख रही हैं, मेन बात पता नहीं है, तो एक दो कंसल्टेशन में पेशेंट का समय व्यर्थ होता है। तो आपको ये चीज समझनी है कि आप बहुत बड़ा, बहुत जरूरी आप लोगों का रोल है पेशेंट कंसल्टेशन में, तो वो आपको पूरी जिम्मेदारी से निभाना है, लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है मैम, जैसे ये तो आपने हमें जो जरूरी बातें बताई,
मैम बहुत जरूरी थी ये सारी चीजें, अभी भी अगर ऐसी चीजें गलतियां हो रही हैं तो मैम इसके अलावा जैसे ज्यादातर बीमारियां जो मेडिकल स्टोर्स जो अभी अटैच हैं उनके पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं और किसी का पेशेंट का फ्लो अभी कम है, किसी का धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैम जैसे आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस आपका हमारे ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के साथ है, तो हम इसको ध्यान में रख के आप कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां सामान्य जो आपको ज्यादातर आपके पास आती हैं और जो रूल आउट नहीं हो पाती किसी कारणवश या फिर होती हैं, उनके बारे में मैम थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं, ताकि इन मेडिकल स्टोर्स को ध्यान रहे कि हाँ ये भी समस्या है, ये समस्या है ज्यादातर जो जी देखने को मिलती है। जी जी जी। जैसे जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को बुखार है, वो तो आई थिंक एमएसओ भी अपने लेवल पे ट्रीट कर लेते हैं। एंड जिनको जैसे क्रॉनिक बीमारियां हैं या जो थोड़ा सा जानकारी है, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इनकी जी भी हो जाती है। लेकिन मैंने कई बार नोट किया है जो डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम जो है, एक्चुअली डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम में बहुत बहुत फॉलो अप चाहिए, एक बार में ठीक नहीं होता है कई सारे डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम। कुछ टाइम पहले बहुत सारे जगह से, बहुत सारे एमएसओ से स्केबीज की बहुत सारे केसेस आई थी। और स्केबीज भी वो भी जैसे शुरुआत करी काफी एक्सटेंसिव वाला, जिसमें बहुत ज्यादा स्किन अफेक्टेड हो गया है और बहुत ग्रॉसली मतलब उसका अपीयरेंस है। लेकिन ऐसे केसेस में एक सिंगल जो इंसान है, जो अभी हमारे पास जो पेशेंट आया है, सिंगल उसी को नहीं होता है, उसके आसपास जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी होता है। बस ये है कि उनको लगता है कि माइल्ड सा एलर्जी है, माइल्ड सा जैसे इचिंग प्रॉब्लम है, तो वो जैसे सिट्रिजिन खा लिया या एलेग्रा खा लिया और उसको उस चीज को मतलब रूट से ठीक नहीं किया। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वही आते हैं। एंड जब हमारे पास आते हैं वो एक्चुअल में जो स्किन की प्रॉब्लम है उसमें फॉलो अप की बहुत जरूरत है। जैसे आपने हफ्ते भर का दवाई दिया, उसके बाद यू नीड टू फॉलो अप अगेन कि हाँ आप हफ्ते भर के बाद आइए। तो वो एक्चुअल में जैसे हम लोग सामने से जब स्किन की प्रॉब्लम को देखते हैं और जब हमारे पास फोटोज आते हैं या हमारे सामने वीडियो में देखते हैं तो कई सारे फर्क होते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे एमएसओ मुझे फोटोज भेज देते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। बट देन पेशेंट कंप्लायंस जो है, पेशेंट चाहते हैं कि एक ही बार आए और एक ही बार में वो मतलब ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम में, आपको रेगुलर फॉलोअप में होना होता है, स्पेशली इन्फेक्शन में। फिर हमने जैसे बहुत बार भी डिस्कस किया है जो फंगल इन्फेक्शन होती है उसमें तो कई सारे महीना मतलब 2 months 3 months, इट कैन टेक अप टू 6 months ऑल्सो। तो ये वाला चीज जैसे डॉक्टर समझाते हैं उनको, उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है अगर एमएसओ उनको पहले से ही बताए कि नहीं आपका ये जो है, जैसे मैडम ने बताया है कि आपको 1 महीने के बाद आना है, तो मुझे लगता है कि पेशेंट को भी समझ में आएगा जैसे हमने भी बताया। और जब हमने जैसे उनको कंसल्टेशन करते वक्त जैसे इंस्ट्रक्शंस जैसे बताए हैं तो एमएसओ भी साथ में सुने और उनको भी दोबारा से बताए। क्योंकि पेशेंट जैसे ही उनको लगता है कि यहाँ से हम ठीक नहीं हो रहे तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास जो आते हैं वो भी दूसरी जगह से आया हुआ होता है कि हमने कई सारे इलाज कराया है लेकिन ठीक नहीं हुआ और हम यहाँ आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उसमें टाइम लगता है, तो मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज को भी ध्यान में देंगे तो पेशेंट फ्लो अपने आप आएगा। जैसे पेशेंट को जैसे ही जिस दिन हमने वो भरोसा दिलाया कि हाँ आपको ये दिक्कत है, आपको इतनी मतलब सच बताना है कि आपको फर्क हो जाएगा लेकिन आपको इतना समय लगेगा। एक तो ये पॉइंट है जो मैं मतलब एमएसओ के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ उनके तरफ से भी थोड़ा सा मेहनत है ये सब चीजें दोबारा से बताने में। अगर मान लो एमएसओ में उस दिन अगर मान लो बहुत पेशेंट है और एक एक पेशेंट को ये सब चीजें बताने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी मेहनत करने से आगे जाके पेशेंट फ्लो भी होगा और एमएसओ का भी नाम होगा कि हाँ इनके यहाँ पे ऐसे मतलब लाइटली कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, डिटेल में हर चीज पूछते हैं और फॉलो अप भी करते हैं। एंड फॉलो अप इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग फोन करते हैं, आप जैसे आप फोन करते हो पेशेंट को, कभी कभी डायरेक्टली किसी किसी के पास फोन नहीं होता है, डायरेक्टली एमएसओ के पास आते हैं, तो एमएसओ को उस चीज का जानकारी होना चाहिए। एंड अगर एमएसओ को लगता है कि क्या करे तो जैसे आपको फोन करे, हमें फोन करे या कोई भी जो फ्रंट डेस्क है उनको कॉल करके हमें पूछे, देयर इज मतलब नो प्रॉब्लम कभी भी डाउट को क्लियर करने में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंट फ्लो इससे बढ़ भी जाएगा। एंड
कोई कोई पेशेंट है जो थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे टेस्ट हो गया या इवन दवाइयां भी, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी है जो हमेशा दवाइयां चलनी है, जैसे हाइपरटेंशन और जैसे शुगर हो गया, कंट्रोल नहीं है तो कई दिन तक उनका दवाइयां चलते हैं। लेकिन कोई कोई पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए थोड़ा सा हमें लगता है कि जैसे एमएसओ अगर उनको समझाए कि हाँ ठीक है, बार बार नहीं, एक बार तो जांच करना है, क्योंकि उनको लगता है कि जितना कम खर्चा हो उतना ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको कराना ही पड़ता है। जैसे बेसिकली एक डायबिटिक पेशेंट आया तो हम रैंडम से उसको जज नहीं कर सकते, कम से कम फास्टिंग और पीपी जो एसेंशियल है। मतलब हम लोग इतना भी नहीं है कि आपको ये भी कराओ वो भी कराओ, बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं बताते, बेसिकली बहुत टू द पॉइंट कि आप इतना ही कराइए, इससे हम फॉलो अप कर लेंगे। तो आई थिंक हमारे बोलने से अच्छा मुझे लगता है कि एमएसओ भी उतने ही मेहनत करे और उनको वैसे समझाए, तो मुझे लगता है कि सामने वाले जो जैसे बोलते हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट को। तो जैसा कि मैम के कहने का जो मतलब था वो ये था कि मेडिकल स्टोर का जो इस रोल है वो बहुत जरूरी है। और अगर पेशेंट आपके यहाँ से ठीक होके जाता है, उसको सुविधा मिल रही है, ठीक है, भले ही समय लगे, तो इससे आपका ही नाम होगा, आपके यहाँ ही पेशेंट का आने का जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? मैम का मतलब ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन बताए जाएं पेशेंट को, वो अगर पेशेंट मैम से नहीं ध्यान से सुन पा रहा है और पर्चा निकल के आया, तो आपने सामने सब कुछ देखा, क्या क्या लिखा है, क्या क्या जरूरी है, तो ये सब आप भी एक बार पेशेंट को अपनी तरफ से बताइए कि आपका जो बीमारी है वो थोड़ी सी गंभीर है, समय लगेगा, आपको 2 बार आना है या आपको इतना महीना लग सकता है। तो ये सारी बातें आप बताएंगे तो पेशेंट इस बात को ज्यादा समझेगा, क्योंकि पेशेंट आपको डायरेक्ट जानता है, पर डॉक्टर्स को तो वो सिर्फ ऑनलाइन मिलता है इलाज के लिए, पर वो आता तो आपके कहने पे है ना। तो आपका जो रोल है वो बहुत जरूरी है। तो इस बात की गंभीरता को आपको समझना है कि पेशेंट आपकी बात पे कितना विश्वास करता है और उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा, क्या उसे करना है, क्या उसे नहीं करना है, ये सारी बातें आपको उसे बतानी है। और जो दवा लिखी है उसे कैसे खाना है, और जो है जो दवा डर्मा की मतलब स्किन की, त्वचा रोग की है, उसे कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये सारी बातें लिखी रहती हैं। पर आप पेशेंट तो नहीं समझ पाता है, वो अक्सर भूल जाता है, क्योंकि मेरी तो पेशेंट से बात होती है, जिन भी पेशेंट्स को आप देखते हैं उन सबसे मेरी बात होती है, ठीक है। तो मुझे पता होता है कि वो ये सारी बातें कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि इस दवा को कैसे खाना है या कैसे लगाना है। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि मेडिकल स्टोर वाले ने आपको नहीं बताया, तो कहते नहीं, हमें तो नहीं बताया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका पेशेंट है, आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर एक बार वो आपका भरोसा चला जाएगा तो पेशेंट दोबारा नहीं आएगा। और जितने भी लोगों को वो बताएगा कि जो है भाई हमें तो फायदा नहीं हुआ, तो उससे आपका ही नुकसान है। इस बात की गंभीरता को आप समझिए, ठीक है। तो मैम ये एक बहुत जरूरी बात थी जो आपने बताई थी। और मैम जैसे कि जब भी हम परामर्श कराते हैं, कंसल्टेशन जो भी हमारा रहता है, मैम जो है इसमें शुरुआत में मैम लगभग कितने दिनों में पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है, अगर सामान्य तरीके की बीमारियां हैं और जो है शुरुआती स्टेज पे है तो? जैसे डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे एज पे भी बहुत फर्क पड़ता है। किसी किसी को अगर मान लो शुगर है और बहुत ही कम उसका है, जैसे आज लास्ट पेशेंट जो है उनका रैंडम 184 आया था, लेकिन वो रैंडम था। अभी जैसे फास्टिंग और पीपी करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कितना आया है, उस हिसाब से पता भी चल जाएगा। जैसे एज कम है तो इवन हफ्ते भर में भी फर्क हो जाता है, जैसे 1-2 डोज, जैसे 5-6 दिन की डोज में भी फर्क हो जाता है। लेकिन इसमें भी हमको वही समझाना होता है कि आपको लेते रहना है। कभी कभी ऐसा हुआ है और कभी कभी नहीं है, ऐसे मैक्सिमम टाइम ऐसे हुआ है हमारे शायद से उनको ना समझाने के कारण हो या उनको जानकारी नहीं हो। जैसे पेशेंट को हमने 10 दिन के लिए दवाई दिया, आप 10 दिन के बाद आए और फॉलो अप कीजिए, और 10 दिन उन्होंने खाया, टेस्ट कराया, नॉर्मल आ गया। वो नॉर्मल तो दवाई की वजह से आया है ना, वेदर इट्स बीपी या शुगर नॉर्मल आया है, तो उनको लगता है अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो वो वापस फिर नहीं आता है। कुछ टाइम के बाद 3-4 महीने के बाद पता चलता है कि उनको शुगर फिर से बढ़ गया है। ऐसा नहीं होता है, तो उनको समझाना होता है कि अभी जैसे दवाई हम देंगे आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। जैसे हम डोज घटा सकते हैं लेकिन तुरंत बंद नहीं करना।
तो जैसे ये हो गई शुगर की पेशेंट को, डायबिटिक जो हाइपरटेंशन है, कोई कोई जैसे जो नॉर्मल कम्युनिकेबल डिजीजेस है, जैसे आपका फीवर वगैरह का पेशेंट है, जो नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वगैरह का है, वो तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट हफ्ते भर में भी हो जाता है, कभी कभी किसी को 2 वीक्स लगता है, कोई कोई तो 3 दिन में भी ठीक हो जाता है, डिपेंड करता है कि कौन कैसे टाइप ऑफ केस लेके आया है। जो मेन फॉलोअप पे हमेशा जो हमें रहना चाहिए, एक तो प्रेग्नेंट लेडीज है जो हर महीना हमको बुलाना चाहिए, और उनको आयरन कैल्शियम की दवाइयां हो गई, या कुछ जैसे इंस्ट्रक्शंस है कि आपको ये चीजें नहीं खानी है या खानी है, क्योंकि कोई कोई एमएसओ के पास तो बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज आते हैं। ये चीज मैंने देखा कि बहुत सारे जो पेट से है वो लोग आ जाते हैं और अच्छे फॉलोअप भी करते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि उनको समझाना, उनको जैसे एक कंफर्ट जोन जो हम लोग जो दे सकते हैं वो देने पे मतलब उनको ज्यादा फायदा है, और हमारे लिए भी फायदा है कि आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, फ्लो आ रहे हैं, आप भरोसा है तभी आया है ना। तो एक तो ये पेशेंट है, और जो क्रॉनिक पेशेंट है उनको तो समझाना बहुत जरूरी है, और ये जो कितने दिन लगेगा या कितने दिनों में फर्क होगा, ये डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है, क्या चीज की दिक्कत हुई है, और थोड़ा सा एज फैक्टर। ओके मैम। ओके, तो जैसा कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैम के हिसाब से कि जो बीमारियों में फॉलो अप की जरूरत है वैसे पेशेंट को आपको समझाना है कि भाई समय समय पे आओ, दिखाओ। ये नहीं कि दवा खाई, ठीक हो गया, घर बैठ गए और उसके बाद 6 दिन बाद फिर आके कह रहे हैं कि अरे दवा तो बेकार हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उन्हें समझाइए कि जो है ये दवा आपको दिखाने भी रहना है, खाते भी रहना है इतने महीनों तक, क्योंकि शुगर की दवा तो समझिए आजीवन चलती है, थायराइड की दवा आजीवन चलने लगती है, ब्लड प्रेशर की दवा आजीवन चलती है। अगर जो है पैरों की हड्डियों में, घुटनों में जो है दिक्कत, समस्या उम्र उम्र के हिसाब से आ जाती है तो उसकी दवा आजीवन चलती रहती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो है ऐसे पेशेंट को आपको समय समय बताना है कि जो है भाई आपको समय लगेगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे जो भी बीमारियां, बाकी जो भी बीमारियां मैम के पास आती है, मैम खुद भी उसमें बता देती हैं कि हमें जो है इतना समय लगता है इस बीमारी में। तो बाकी कोई समस्या आती तो वो आप लोग को अपनी तरफ से पेशेंट को समझाना है। और अगर पेशेंट आपके पास बार बार आके कहता है कि भाई हमने 1 हफ्ते की दवा ले ली, ठीक है चलो 1 हफ्ते की और दे दो, पर हम फॉलो अप नहीं करेंगे, क्या करें दिखा के, बस 1 हफ्ते की और दे दो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आए और ऐसे कहे दोबारा हमें दवा दे दो, और अगर आपको पता है कि ये पेशेंट क्रॉनिक है, सीवियर है, गंभीर है, इसको लंबे इलाज की जरूरत है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कहिए कि दवा तो चलो हम दे देंगे, लेकिन बिना दिखाए तुम दवा लिए चले जा रहे हो, क्या पता दवा की डोज घटनी हो, दवा की पावर घटानी हो 1 हफ्ते बाद, और तुम वही पावर की दवा लेके चले जा रहे हो, है ना। तो बिना दिखाए क्या क्यों लेके जा रहे हो। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो आपको समझाना चाहिए उसे। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल पेशेंट है वो तो ठीक हो गए, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, खांसी जुकाम बुखार वायरल ये सब समझ में आता है। ठीक है, लेकिन जो गंभीर चीज है उसको आप भी गंभीरता से आपको लेना है। ठीक है, अ, उसके अलावा जो चीजें हैं जो मैम ने बताई हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं जो मेडिकल स्टोर की तरफ से गलतियां होती हैं कि जब आप लोग चीफ कंप्लेंट लिखते हैं, जैसा कि मैम ने बताया, तो उसको सही से लिखने की कोशिश करिए। आपको जो है टीम की तरफ से एक लिस्ट भी दे दी जाएगी जिसमें जो है बीमारियों, जो भी आपको पेशेंट की समस्या होगी और उसको क्या लिखा जाता है चीफ कंप्लेंट में, ये लिखा हुआ है। तो आप एक बार उसको पढ़ भी लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप सही चीज लिखेंगे, तो उससे डॉक्टर को भी फायदा रहेगा, आपका समय भी बचेगा। और ये जरूर लिखें कि बीमारी है कहाँ पे। अब आपने लिख दिया पेन, अब पेन कहाँ है भाई, सर में है, हाथ में है, पैर में है, राइट में है, लेफ्ट में है, तो ये कौन लिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है भविष्य के लिए, क्योंकि आप लोग अभी शुरुआत में हैं। तो अगर आप शुरू से समझ लेंगे तो आप ये सारी गलतियां नहीं करेंगे। मैम इसके अलावा जैसे कि मैम ये भी बताइए कि जो पेशेंट की हिस्ट्री है मैम, उसमें जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं और जो पॉइंट मिस आउट हो जाते हैं, ठीक है मैम, वो आप बता, वो थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताएं। और मैम हिस्ट्री लेना हर पेशेंट में जरूरी है तो क्यों है, ठीक है, और ये चीज मैम आप थोड़ा सा ब्रीफ में हमारे मेडिकल स्टोर्स को बताएं। जी, जैसे मैंने सबसे पहले जब वो बताया था कि हिस्ट्री टेकिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है,
और पुराने एमएसओ जितने भी है वो लोग तो मतलब मैंने देखा कि वो ठीक है, जैसे ये जो फॉर्मेट जैसे आप बता रहे हो इसको ही फॉलो करने से भी काफी 80-90% कवर हो जाता है। लेकिन वो जो 2 जी, पॉइंट बताया मैंने बच्चों का और जैसे हाँ प्रेग्नेंट मैम। का, वो जैसे ऐड किया जाए। जी एंड मैम। सबका वैसे हिस्ट्री टेकिंग सबका जरूरी नहीं है, लेकिन एक यंग जैसे मान लो 16-17 साल का एक लड़का आता है आपके पास और वो बताते हैं कि मुझे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है। तो अगर कोई बताता है, 2 पेशेंट है मान लो, एक बताते हैं कि मुझे बस 2-4 दिन से हुआ है, मैंने कुछ ठंडा खा लिया था, ठंडा पी लिया था, या एसी में मैं सो गए थे, या कूलर हवा लग गया था तो उसकी वजह से मुझे सर्दी जुकाम हुआ है ना। एक ये पेशेंट है। दूसरा एक और पेशेंट आता है सेम कंप्लेन, लेकिन वो ये बताता है कि मुझे ये साल भर में 5-6 बार हो जाता है और ये कई साल से चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है ना। तो इसमें डायग्नोसिस अलग हो जाता है। तो जैसे एक को हुआ है अक्यूट, मतलब जैसे तुरंत अभी जो हुआ है वो सिंपल सर्दी जुकाम है, लेकिन जो दूसरा जो 3-4 साल से हुआ है उसको हो सकता है कि साइनोसाइटिस की दिक्कत हो, और कोई जैसे डीएनएस वगैरह का दिक्कत हो, या कोई और चीज की एलर्जी हो उनको। तो ट्रीटमेंट उस हिसाब से फर्क हो जाता है। जो तुरंत वाला है वो उसको तो 3 दिन या 5 दिन की दवाई गोली से हो जाएगा, बट जिसको पुरानी हिस्ट्री है, जैसे 2-3 साल का भी हिस्ट्री जैसे बता रहे, तो उसमें थोड़ा सा आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि उनको कोई ऐसे कोई चीज की एलर्जी तो नहीं है जिसके कारण बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार उनको ये तकलीफ आ रहा है, या साइनोसाइटिस की दिक्कत हो रहा है। तो ट्रीटमेंट उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल यही पेशेंट आपके पास आए कि मुझे दवाई चाहिए सर्दी जुकाम के लिए, या डॉक्टर को दिखाना है सर्दी जुकाम के लिए, तो आप ये पूछिए कि कब से है आपको सर्दी जुकाम। सिंपल, नंबर 1 इज कब से है, तो दैट मीन्स कि हाउ लॉन्ग। अगर वो बताते हैं कि ये 2-3 दिन से हुआ है, दोनों केस में वो बताएंगे कि 2-3 दिन से हुआ है। फिर आपने नेक्स्ट पूछना है कि कभी ऐसा हुआ है पहले भी, ये पूछना है कभी ऐसे हुआ है, मतलब आपके ऐसे ही प्रकार की हिस्ट्री कभी रहा है। तो अगर वो बताते हैं कि नहीं ये मुझे पहली बार हुआ है, या कभी कभी हो जाता है ठंड के सीजन में, या कभी कभी जब मैं ठंडा पी लेता हूँ तब हो जाता है, तो वो उसको नोट डाउन करना है और ये चीज हमें बतानी है। तो जैसे और डिटेल में जैसे नहीं हो पा रहे तो और डिटेल में वो तो डॉक्टर पूछ लेंगे और उस हिसाब से रूल आउट करेंगे कि हाँ इनको एलर्जिक राइनाइटिस है कि नहीं, या इनको साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है कि नहीं, या कोई और भी प्रकार के प्रॉब्लम, या कोई भी जैसे डिफॉर्मिटी पॉलिप है, कि कोई कोई बताते हैं कि बहुत सारे बदबू जैसा वो आता है, स्मेल आता है, नाक हमेशा बहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो रूल आउट हो जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे स्किन की प्रॉब्लम के साथ आया, तो उन्होंने ये दिखाया कि मुझे ये 2-3 दिन से ये ऐसे मुझे एलर्जी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल खुजली हो रहा है। तो इसी में भी पूछना है कि पहली बार हुआ है कि पहले ऐसे भी हो चुका है। तो उस चीज से हमें पता चल जाता है कि ये क्रॉनिक केस है कि एक्यूट केस है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई भी स्किन प्रॉब्लम जो है कि वो पुराने हो। कुछ जैसे कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, कोई कीड़ा ने उसको काट लिया या कहीं कुछ छूने में आ गया, उससे भी हो सकता है। या ऑलरेडी उसको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ओल्ड एज में तो शुगर है कि नहीं है वो पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हील कराते नहीं है कोई भी स्किन प्रॉब्लम को। तो हिस्ट्री टेकिंग इज बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री आपने जितना अच्छे से लिया 90% डायग्नोसिस उसी से हो जाता है। तो आई जी मैम। थिंक सबसे जरूरी ध्यान उस चीज पे देना चाहिए हमें। जी मैम। तो मैम जैसे कि एक हिस्ट्री टेकिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैम, उसके अलावा जो भी आपने इतने समय से कंसल्टेशन के दौरान देखा है कि एमएसओ बीपी की मशीन रखते हैं अपने पास, ठीक है, कुछ चीजें रखते हैं जो जरूरी होती है। मैम ऐसी भी कोई चीजें हैं जो आप रिकमेंड करेंगी या मेडिकल स्टोर्स को, ऐसी कुछ मशीनें जो लोग बेसिक हों और जो है जो अगर एमएसओ रखें तो आप लोगों को अच्छा है और पेशेंट को भी अच्छा है, ऐसी कुछ आप चीजें और रिकमेंड करना चाहें मेडिकल स्टोर्स को? यस, जैसे बीपी बीपी से मतलब हम लोग आजकल डिजिटल मशीन ही यूज कर रहे हैं। जी कोई कभी कभी डिजिटल मशीन जो है वो ढंग से वो दिखाते नहीं है, कभी कभी वो हाई भी दिखाते, कभी लो भी दिखाते, यूजुअली हाई ही दिखाते हैं। तो थोड़ा सा आई थिंक एमएसओ, वैसे एमएसओ को जानकारी तो होता है कि जैसे चल फिर के आया है, तुरंत बीपी कभी नहीं लेना है ना। आप 5 मिनट उनको बिठाइए, थोड़ा सा पूछिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ,
फिर उनको बिठाने के बाद 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आप बीपी लीजिए। एंड जो कफ है उसमें बिल्कुल हवा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे आपने पहले कोई किसी को लिया और कफ में हवा रह गया तो वो बीपी ऑल्टर करेगा, ज्यादा हाई आएगा या सिस्टोलिक कुछ बढ़ के आएगा, डायस्टोलिक बढ़ के आएगा। तो ऐसे ही डायग्नोसिस भी वो हो जाता है। फिर पेशेंट को वैसे बीपी की शिकायत नहीं है, लेकिन डॉक्टर ये सोचेंगे कि नहीं ये तो ज्यादा दिखा रहे हैं, अब फिर वो मेडिसिन शुरू करेंगे। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना। तो दूसरी बात ये है कि बीपी अगर लिया है तो आप लिखिए। कोई कोई एमएसओ जैसे वो उसको भरने के चक्कर में वो भर देते हैं, बीपी भर देते हैं। तो मैं तो पूछ लेती हूँ कि ये बीपी अभी का है या आपने लिखा है। मतलब आई डोंट माइंड अगर आप सच बोलो कि हाँ, कोई कोई कभी कभी ऐसे होता है जल्दी जल्दी में उन्होंने लिख दिया, तो उसमें जैसे ऊपर नीचे भी हो जाता है। पेशेंट को देख के भी पता चल जाता है कि इनको बीपी होगा या नहीं होगा, जो चीफ कंप्लेन वो बताया हमें। लेकिन दैट इज रॉन्ग, हमें नहीं करना चाहिए ऐसे। कोई कोई एमएसओ करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर नहीं लिया है तो आप बताइए कि नहीं लिया है ना। गलत डायग्नोसिस हो जाता है। और अगर लिया है तो कब लिया है, तुरंत लिया है, थोड़ी देर के बाद फिर लिया है। तो कई बार तो ऐसे हुआ है, मैं मेरे सामने फिर से रिपीट कराती हूँ। बट सबसे अच्छा ये है कि अगर आपके पास मैनुअल वाला है, अगर आप अपना जैसे डिजिटल से अच्छा कि मैनुअल ज्यादा वो करते हैं, अगर आप उसको सीख ले कि कैसे लेना है। किसी किसी को उतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन वो सीखने में तो आ जाएगा, 1-2 बार करने पे आ जाएगा। अगर वो सीख ले तो आई थिंक दैट इज बेटर देन डिजिटल। एक तो ये है, टेम्परेचर तो सभी के पास होता है, समटाइम्स पल्स ऑक्सीमीटर भी होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो बेसिक ये तो है एमएसओ के पास, एंड आई थिंक ये ठीक है। स्टेथोस्कोप एक होना चाहिए। जैसे हमारे पास ब्रोंकाइटिस का पेशेंट आया या कोई निमोनिया टाइप का केस आया, तो हमें वीडियो कॉलिंग में उतने अच्छे से पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे मैं एमएसओ को बताती हूँ, आप सुनिए क्या आवाज आ रहा है। जैसे कोई कोई सीटी जैसे आवाज आता है या खरक खरक बबल जैसे आवाज आता है, क्रैकल है कि व्हीज है। अगर इफ दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्रैकल है व्हीज है, लेकिन जैसे वो जैसे बताते हैं कि खरखरा आवाज आता है या एक सीटी जैसे बजने का आवाज आता है, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन वो सुनने के बाद ही होगा। तो एक स्टेथोस्कोप भी मुझे लगता है कि हर एमएसओ के पास होना चाहिए। बाकी तो आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव। ओके मैम, जैसे कि आपने बताया कि बीपी मशीन मतलब एक जो है मैनुअल भी होनी चाहिए, और अगर उसे लेने का सही तरीका भी आना चाहिए। उसके अलावा जो ऑटोमेटिक मशीन है उसको किसी भी पेशेंट को बीपी चेक करने से पहले उसकी हवा पूरी जो आप निकाल दें, उसको हाँ कफ का हवा पूरा निकाल के तब आप शुरू करें। उसके अलावा स्टेथोस्कोप आपको नहीं, क्योंकि मैम आपको वीडियो कॉल पे गाइड कर देंगी कि आप ऐसे ऐसे स्टेथोस्कोप लगाइए, और फिर मैम को बताइए कि आपको क्या सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें। और उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स हमारे ये भी कहते हैं कि अगर हो सके तो आप अपने पास एक रैंडम जो शुगर टेस्टिंग होती है, जो स्ट्रिप वाली होती है, वो मशीन भी अगर आप लोग रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि कोई पेशेंट आया तो ये गड़िया रख के गए भाई, तो उसमें तुरंत से आपको ये रहेगा कि इसमें समस्या आपको नहीं आएगी। आप तुरंत मैम को चेक करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी पेशेंट में डाउट हो रहा है कि इसमें शुगर हो सकता है, तो वो सारी मशीन आपके पास हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, टेम्परेचर वेट मशीन सबके पास होती ही है, और पल्स ऑक्सीमेट्री जैसे मैम ने बताया वो सारी चीजें भी हैं आप लोगों के पास। मैम जैसे आपने बताया कि जो है ये ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी है हमें लेना होता है, तो मैम किस उम्र तक के पेशेंट में हमें मतलब ये ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं लेना होता है, या कौन सी चीजें नहीं लेनी होती हैं रिकॉर्ड में? जैसे जो यंग जो बच्चे हैं उनमें तो उतना फर्क नहीं पड़ता। छोटी वाली कफ भी आती है वैसे छोटे बच्चों के लिए लेने के लिए। लेकिन जैसे अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है 12 साल का है, तो हम उसको एग्जाम कर सकते हैं। मतलब उसके 12 साल के नीचे को हम एग्जाम कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा बड़ा है, रिसेंट स्टडीज में हम लोग पहले सोचते थे लड़कों को या आदमी को 30 के बाद या 40 के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाई रिस्क हो जाता है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम का। लेकिन ऐसा नहीं है। इवन 26 इयर्स में भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है अभी। तो मुझे लगता है कि बीपी अगर एक बार अगर वो फिट है ले सकते हैं। अगर 13 साल 14 साल का भी है, अच्छी ग्रोथ है, तो आप लोग ले लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर कफ में आ रहा है तो ले लीजिए। अगर बहुत छोटा है, उनका आर्म स्पेन इज वेरी स्मॉल, तो फिर कोई बात नहीं है। वैसे भी पेशेंट को देख के पता चल जाता है कि हाँ ये मतलब बहुत छोटा है अभी, तो मतलब वो उस ग्रुप में है, प्यूबर्टी भी हुआ नहीं है, तो ठीक है, उनको एग्जाम कर सकते हैं। अदरवाइज सबका ले लेना चाहिए।
ओके मैम, ठीक है मैम। तो जैसा आपने बताया कि जो बच्चे छोटे हों और 10-11 साल के आसपास हों, तो उनका अगर ब्लड प्रेशर नहीं भी ले सकते तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ इसको कोई दिक्कत है, लेना चाहिए, तो आप जरूर ले लें। ठीक है। और कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना भरें, जैसे कि मैम ने बताया, अपने मन से कोई बीपी, वेट, टेम्परेचर कुछ भी अपने मन से ना भरें। अगर आपने नहीं लिया है तो आप उसको ईमानदारी से बताइए कि भाई मैम मेरी मशीन खराब थी, या जो भी समस्या हो कि मैम हम ले नहीं पाए उसको, कि कम से कम उसको इलाज मिले ना, में गलत इलाज तो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। और कोशिश ये करिए कि हर पेशेंट में लीजिए, पेशेंट को समय दीजिए, क्योंकि पेशेंट आपके पास ठीक होने आया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको समय देंगे। ठीक है। जैसे मैम ये भी चीजें समझ में आती हैं कि जैसे कुछ दवाइयों के अगर कोई मान लीजिए साइड इफेक्ट्स वगैरह हो रहे हो पेशेंट को, उन्होंने पहले कभी एलर्जी का कोई टेस्ट नहीं कराया, गांव के पेशेंट है, उन्हें कुछ आता पता है, इन सब बातों का रहता नहीं है मैम। ठीक है। तो अगर ऐसे कोई केस आता है तो मैम एमएसओ आपसे सलाह तो ले ही सकते हैं, चैनल के थ्रू, टीम के थ्रू आपसे कनेक्ट करके आप मैम से सलाह ले सकते हैं। ठीक है। अगर हाँ ऐसा कोई पेशेंट अगर आए जिसको एलर्जी की समस्या या दवा का कोई साइड इफेक्ट है, तो आप हम मतलब टीम के थ्रू हमें बताइए, हम लोग मैम से बात करके जो है पेशेंट की जो समस्या उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। और मैम जैसे कि अगर मेडिकल स्टोर्स को दवा को लेके कोई कंफ्यूजन हो, या उनको कोई सब्स्टिट्यूट देना है उस दवा का, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो मैम उसके लिए भी वो आपके पास पूछ सकते हैं। हाँ। ओके मैम। जैसे अगर कोई पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन में मैम मतलब मान लीजिए तुरंत उनके पास है, तो वो अगर देख रहे नहीं है तो वो तुरंत भी टीम के द्वारा हमसे संपर्क कर सकें, और हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैम से बात करके तुरंत आपकी इस समस्या का समाधान हम करवा देंगे। ठीक है। अगर आपके पास कोई दवा नहीं है, या आपको कोई डाउट है कि मैम ये दवा देनी, ये दवा देनी, कितने दिन देनी है, ऐसी कोई भी दिक्कत अगर आपको लग रही है प्रिस्क्रिप्शन में कि आपको बात नहीं समझ आ रही है, तो उसको आप उसी समय क्लियर कर लें, पेशेंट को पर्चा देने से, दवा देने से पहले। ठीक है। और हम मैम से पूछ के तुरंत बता देंगे। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर श्रद्धा, इस चीज पे जैसे अभी 1-2 दिन पहले से मेरे साथ ही एक एमएसओ के साथ ऐसा हुआ है। ये चीज मैं भी बताना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम का कोई भी ब्रांड लिखा, फॉर एग्जांपल कैल्शियम का कोई भी ब्रांड लिखा, तो वो उसी ब्रांड का होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि नाम ऊपर आता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैल्शियम होनी चाहिए, D3 होनी चाहिए, या व्हाटएवर जो सा भी विटामिन है वो होनी चाहिए। अगर वो है दूसरी ब्रांड का तो आप वो दे सकते हो। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको यही चीज देना है। अगर मैंने मिथाइलकोबालामिन विद प्रीगैबलिन लिखा है और आपके पास अलग अलग है, तो अलग अलग भी आप दे सकते हो। बस ये है कि इन दोनों को आप रात को लीजिएगा जैसे बताया है इंस्ट्रक्शन में। अगर आपके पास कंबाइन वाला भी नहीं है तो अलग अलग है, तो अलग अलग भी दे सकते हैं। ओके ठीक है मैम। तो जैसे कि सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, पर सॉल्ट या उसका जो कंपोजिशन है दवा का वो बिल्कुल सही होना चाहिए, सेम जो मैम ने लिखा है। ठीक है। तो ये आप लोग देख के दवा दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी कुछ लगे कि नहीं मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, या कोई ऐसी बात लगे, तो आप पूछ भी सकते हैं। उसके अलावा जो मैम ने जैसा कि आप लोग को बताया कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन में या इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दिए गए हैं, वो पेशेंट को दोबारा बताना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमसे कहते हैं कि हमें तो दवा दी थी पर हमें बताया नहीं था कि कैसे लगानी है। अब वो पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लिखा होता है फिर भी नहीं समझते, और अपने मन से दवा लेने लगते हैं, अपने मन से क्रीम लगाने लगते हैं, लगा के बाहर निकल गए, मना है दिन में नहीं रात में लगाना है, तो भी दिन में लगा के धूप में निकल गए। इस तरीके की गलतियां पेशेंट्स करते हैं, उन्हें ये ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इसलिए ध्यान रखनी है, भी शुरुआत में आप सबको इसलिए बताया जा रहा है कि भविष्य में आप ये सारी गलतियां ना करें। ठीक है। इसलिए ये सेशन रखा गया है कि जो बेसिक प्रॉब्लम आती है मेडिकल स्टोर की तरफ से, या जो पेशेंट हमें बताते हैं, वो चीजें हमें देखनी। उसके अलावा जैसे मैम अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट हो जो टेस्टिंग वगैरह की जो मैम समस्या आती है, वो ये रहती है कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो पेशेंट तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आसपास के पैथोलॉजी में नहीं होते हैं, ठीक है, अवेलेबल नहीं होते मैम। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से मतलब पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी, मतलब वो करवाने में उनको थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है। तो मैम इस तरीके की समस्या को लेकर मैम आप कुछ अगर बताना चाहें।
जी जी, एक्चुअली मुझे लगता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं और माई सेल्फ, हम लोग ऐसे वो तो नहीं लिखते हैं कि आपको सारे ही कुछ कराना है, सीबीसीबी, एलएफटीबी, केएफटीबी। आपने ध्यान दिया होगा मैक्सिमम पेशेंट को तो मैं पहले दवाई दे देती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ दिस इज द प्रोबेबल प्रोविजनल डायग्नोसिस, तो उस हिसाब से मैं दवाई दे देती हूँ। उनको बोल देती हूँ कि एमएसओ ने भी ध्यान दिया होगा कि आप पहले 5 दिन ये दवाई गोली लीजिए, देखिए। और उनको मैं पहले ही समझाती कि अगर इससे फायदा नहीं हुआ तो आपको जांच कराना पड़ेगा। एंड जब वो आते हैं और जांच कराते तो बेसिक जो मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो हो सकता है बस उतना ही मैं लिखती हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी मतलब वो इन्वेस्टिगेशन है जिसको मैं कम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक लेडी आती है, वेट गेन है उसको और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो रही है, पूरी तरीके से अगर थायराइड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो थायराइड टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा, तभी जाके मुझे पता चलेगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म है कि हाइपर है। वो हिस्ट्री से तो अंदाजा हो जाएगा कि ये हाइपोथायरॉयड की केस है या हाइपरथायरॉयड की केस है, लेकिन टेस्ट इज एसेंशियल। कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन होता है जो जरूरी है, मतलब वो कराना ही कराना है, एसेंशियल, मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बट जैसे थायराइड के साथ एक्स्ट्रा जैसे हो गया, सीबीसीबी करा लो आप, यूरिनारी भी करा लो, बेसिक जो होते हैं वो सब तो वैसे हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब मैं तो नहीं लिखती हूँ। आई ऑलवेज मतलब उसको मिनिमाइज करती हूँ कि पेशेंट को भी वो होना चाहिए कि हाँ बस इतना ही कराए, जरूरी जो है वो तो कराना है। तो ये इस पे भी मुझे लगता है एमएसओ का ही वो होता है कि आप उनको समझाइए कि देखिए मैम ने आपको इतने सारी जांच नहीं लिखी है, ये बहुत जरूरी है। मैं खुद जब पेशेंट को मैं बताती हूँ कि मैं आपको ये 2 जांच लिखूंगी, ये चीजों की है, ये पता लगाना जरूरी है, अपने तरफ से भी मैं बोल देती हूँ। लेकिन उसी समय जैसे एमएसओ भी साथ में सुन ले और हमारे फोन रखने के बाद जब वो पर्चा देंगे तो वो भी थोड़ा सा और समझाए कि हाँ मैडम ने आपको ऐसे फालतू के लिए नहीं लिखा है, या ऐसे ब्रॉडली कि हाँ ये चीजें कराए। जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे या कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, वो पूरा आपको सारा बेसिक कराएंगे, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक एमएसओ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हाँ देखो ये बेसिक है और बहुत मिनिमाइज करके ये लिखा गया है। ओके मैम। तो जैसा कि आप सबको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैम या हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर जुड़े हुए हैं तो पेशेंट को बस वही जांचें लिखते हैं जो बहुत ही जरूरी हो। बेवजह पेशेंट का पैसा हम लोग वेस्ट नहीं करवाते हैं। ठीक है। और चूंकि हमें पता है कि हम गांव के दूर के रूरल एरिया को देखते हैं तो पेशेंट को पैसे की भी समस्या हो सकती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग पेशेंट को जांच लिखते हैं। ठीक है। और जो जांचें लिखी जाती है वो जरूरी होती हैं। और अगर किसी पेशेंट में 4-5 जांचें लिखी भी गई हैं और आपको लग रहा है कि पेशेंट नहीं करवा सकता है और या फिर आपके आसपास के एरिया में ये जांच अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही आपको प्रिस्क्रिप्शन मिले आप टीम से संपर्क करिए। हम लोग डॉक्टर से तुरंत बात करेंगे कि ऐसी सी समस्या है कि पेशेंट के पास ये जांच नहीं है। और या तो फिर डॉक्टर्स तुरंत बता देते हैं कि इनमें से अगर इतना मिल जाए तो हम कम से कम एक डायग्नोसिस बना सकते हैं। वो खुद ही उस जांच को कम कर देंगे, उसमें से और जो जरूरी होगी उसको और ज्यादा फिल्टर करके और कम से कम जांच में ज्यादा से ज्यादा जो है इलाज देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आए आपको तो आप तुरंत उसका सोल्यूशन हमारी टीम से संपर्क करके ले सकते हैं। ठीक है। ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा जो भी डॉक्टर्स है वो कोई भी ऐसी टेस्टिंग नहीं लिखेंगे जो जरूरी ना हो पेशेंट में। तो इस चीज को लेके आप निश्चिंत रहिए। और जैसा कि मैम ने कहा कि अगर कोई पेशेंट कहे कि हाँ हमें जांच नहीं करवाएंगे, क्या जरूरत है, दवा से ही ठीक कर दो, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो वैसे तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि जांच वही लिखी जाती है जो बेहद जरूरी हो। लेकिन अगर फिर भी पेशेंट कह रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैम जांच करवाए बिना कितने दिन तक दवा देके कुछ रिजल्ट हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिले। वरना आपको पेशेंट को समझाना है कि भाई शुगर है तो जांच तो करानी होगी, वरना कैसे पता चलेगा कितना शुगर है। अब शुगर कम है दवा दे दें हाई वाली, ब्लड प्रेशर कम है दवा दे दें हाई वाली, ये सब नहीं कर सकते ना। तो कुछ चीजें जैसे थायराइड मैम ने बताया, अब थायराइड है तो जांच तो करानी पड़ेगी ना कितना, वरना कितने एमजी की गोली शुरू करते हैं पेशेंट की। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझानी है पेशेंट को कि भाई ये जरूरी है, ये जांच आप करा लाओ। तो ये यहाँ पर आपने समझाना है पेशेंट को ये सारी बातें। ठीक है। मैम जैसे अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 बार दिखाने के बाद भी अगर पेशेंट कह रहा है कि उसको आराम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन को मतलब हम लोग कैसे हैंडल करें, मतलब मेडिकल स्टोर्स जो है ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को क्या समझाएं या कैसे उनको समझाएं कि
क्या बात है जी, इसमें? जैसे पेशेंट कंप्लाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट का मतलब वो सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सेम कंप्लेंट के साथ सेम, जैसे मान लो घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, एक बार आया, दो बार आया, दो बार दवाई देने के बाद भी अगर उनको आराम नहीं है, उन्होंने जांच भी करा लिया, सब करा लिया, फिर भी उनको आराम नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको स्पेशलिस्ट के पास दिखा देना चाहिए। ओके मैम, या ठीक है मैम। ओके, तो जैसा कि आपने सुन लिया कि अगर मैम मैम वैसे तो ज्यादातर डॉक्टर्स आपको खुद बता देते हैं कि आप स्पेशलिस्ट को रेफर कर दीजिए, और हमारे पास हर तरीके के ऑलमोस्ट जो जरूरी जरूरी स्पेशलिस्ट है वो सारे हमारे पास मौजूद है। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी पेशेंट को इसमें आराम नहीं मिल रहा है, इसे स्पेशलिस्ट की जरूरत है, अगर आप मतलब अगर मैम से आपने पूछ लिया, मैम तो खुद रेफर कर देंगी या जो भी डॉक्टर रेफर कर देगा। अगर किसी कारणवश ये बात उनसे पूछी नहीं जा सकती पर आपको सामने से दिख रहा है कि इसको एक्सपर्ट की या स्पेशलिस्ट की जरूरत है, तो आप अपने स्तर पे भी उसको स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। ऐसी कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है कि आप बार बार पेशेंट को अलग अलग डॉक्टर बदल के आप उससे जनरल प्रैक्टिशनर्स को ही आप दिखाए चले जा रहे हैं। इस तरीके की गलतियां भी बहुत सारे मेडिकल स्टोर करते हैं, जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। कि कुछ पेशेंट जो है, आप जैसे मान लीजिए कि सिलसिला मैम का कोई पेशेंट है, उसने 2 बार सिलसिला मैम को दिखाया, उसको आराम मिल रहा है, फिर तीसरी बार पेशेंट ऐसे समय पर आया जब मैम अवेलेबल नहीं है, पर आपने क्या किया, उस समय जो भी पेशेंट जो भी डॉक्टर अवेलेबल है आपने बस पेशेंट को उसे दिखा दिया। तो ऐसा मत कीजिए। अगर किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर की दवा से आराम मिल रहा है, वो उस दवा को लेके चल रहा है, खा रहा है, समय से उसको आराम मिल रहा है, तो आप पेशेंट को ये समझाइए कि आप इतने बजे आना, क्योंकि आप मैम के पेशेंट हो। ठीक है, आप मैम इतने बजे से इतने बजे तक मिलेंगी। ये नहीं कि पेशेंट आ गया तो किसी को भी आप उठा के पेशेंट दिखा दीजिए। फिर होता क्या है कि पेशेंट डॉक्टर्स भाई हर डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज करता है, और किसी का इलाज पेशेंट को सूट करता है, अगर किसी का नहीं किया तो फिर पेशेंट पलट के कहता है भैया आपके यहाँ तो भैया बेकार हो गया, 2 बार सही हुए, तीसरी बार में कोई फायदा नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं। ठीक है, कि जो है पेशेंट को दिखाइए, तो अगर उसे आराम मिल रहा है तो उसको उसी डॉक्टर पे आपको दिखाना है। पेशेंट को ये पता है कि उसे आराम है, तो आप जब बुलाओगे वो आएगा। जिस पेशेंट को आराम नहीं होता है वही नहीं आएगा, जिसे आराम है, जिस डॉक्टर से उसे फायदा होता है वो जीवन भर उसके पास आता है। जब डॉक्टर बुलाता है वो तब तब आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसी गलतियां आप लोग ना करें कि कोई भी अवेलेबल हो तो आप उसको खटखट दिखा दें। ठीक है मैम, जैसे कि इमरजेंसी केस के अलावा ऐसा भी कुछ मैम केसेस हैं जो आपको लगता है कि मैम एमएसओस को जो है हॉस्पिटल रेफर कर देना चाहिए, मतलब तो वो हाँ, मैम आप थोड़ा हमें बताइए। ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो मुझे लगता है कि बार बार हम लोग शायद ये मिस कर जाते होंगे कि कौन सा वाला तुरंत हमको रिफर करना चाहिए। कुछ महीना पहले मेरे पास एक लंप का पेशेंट आया था, ब्रेस्ट में लंप था उसको। तो ये जो लंप है इससे डिस्चार्ज था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लंप है, लंप इन द सेंस स्वेलिंग है, और स्पेशली महिला को अगर स्वेलिंग है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग है, तो सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए कि वो कैंसर हो सकता है। जब तक उसको प्रूफ नहीं करते कि वो नहीं है, महिला के केस में तो आपको यूं सोचना चाहिए कि वो कैंसर हो सकता है, तो उसको आप छेड़ेंगे नहीं और जैसे सुखाने का दवाई दे दो। वो लेडी तो वही बोलेगी, जैसे जो पेशेंट है, नहीं मुझे सुखाने का दवाई दे दो, दर्द कम करने का दवाई दे दो, लेकिन आप उस चीज को दबा रहे हो। इस ऐसे केस में आपको तुरंत वाई जैसे रिफर करना चाहिए, क्योंकि ये जो डायग्नोसिस है ये देख के ही पता चलता है, जैसे हम लोगों को वीडियो कॉलिंग में दिखाया। लेकिन ऐसे नहीं, आपको पैल्पेट करना पड़ेगा, उसको छू के देखना पड़ेगा कि क्या साइज है, और क्या वो अटैच है कि नहीं, शरीर के साथ जुड़ा है कि नहीं, या ऊपर ही मोबाइल है कि नहीं। कई सारी चीजें होती है जो कैंसर की तरफ पॉइंट करते हैं और जो नॉर्मल स्वेलिंग की तरफ पॉइंट करते हैं। तो ये चीजें तो आपको देख के ही पता चलेगा। तो अगर ऐसे कोई पेशेंट आता है और अगर डॉक्टर आपको बताते हैं कि नहीं इनको तुरंत आप क्लिनिक में भेजिए, तो आप उनको तुरंत, इमरजेंसी नहीं होता है ये पेशेंट, लेकिन उनको क्लिनिकल इवैल्यूएशन की जरूरत है, तो इनको तो तुरंत भेजना चाहिए। नंबर 1 ये। नंबर 2, जैसे टीबी की पेशेंट आया था, उनको टीबी बोन था, हड्डी का टीबी था, तो उनको घुटने के नीचे डिस्चार्ज हो रहा था,
कई समय से उनको डिस्चार्ज हो रहा था, थोड़ा 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 करके पिप निकल रहा था। तो जैसे हम लोग यूं सोचते हैं कि शायद वो नॉर्मल जैसे एब्सेस है, फोड़ा है, तो उनको एंटीबायोटिक दिए जा रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है ना। वो तो कोई कोई सोचते हैं कि वो शुगर का पेशेंट हो सकता है, शुगर के पेशेंट है इसलिए शायद ठीक नहीं हो रहा हो, उसको शुगर भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि टीबी हो सकता है। जैसे उसको टीबी का हिस्ट्री था, पहले 2-3 साल पहले टीबी का हिस्ट्री था और फिर दोबारा से रिकरेंस हो गया और वो बोन में आ गया। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर को पता चल गया कि ये टीबी बोन का केस हो सकता है, तो उनको बताया गया था कि आप इनको तुरंत रिफर करो। लेकिन इसमें पेशेंट को भी ये लगता है कि एक छोटी सी चीज के लिए मुझे हॉस्पिटल क्यों भेज रहे। इसी समय आपको जैसे एमएसओ को उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये चीजें हो सकता है। तो वो भी एक किस्म से आपको जैसे एक्सरे लेके पल्पेट करके कई सारे चीजें होती है जो एग्जामिन करके पता चलता है। तो डॉक्टर अपने आप बता देते हैं कि नहीं, इनको रिफर करो, क्लिनिक में रिफर करो या हॉस्पिटल में रिफर करो, डॉक्टर विजिट की रिक्वायरमेंट है। और कोई कोई ऐसे केसेस भी होता है जैसे कान का होता है, ईएनटी केसेस होता है। ईएनटी केसेस में जैसे मान लो हमारे पास एएसओएम या सीएसओएम जो एक्यूट जो सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का जो केसेस होता है, जैसे वो पेशेंट आता है, छोटे बच्चे आता है कि कान से बह रहा था, 2 साल पहले भी बह रहा था, तो अभी जो बह रहा है कि वो पानी है कि पीप है वो पता नहीं चलता है, एमएसओ को भी पता नहीं चलता है, हमें भी पता नहीं चलता, लेकिन वो हिस्ट्री बताते हैं कि ऐसा है। तो हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद वो पुराना भी हुआ है, तो अभी हुआ है, तो शायद से ये क्रॉनिक वाला केस है। उस हिसाब से हम दवाई तो दे देते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में भी उनको हॉस्पिटल भेजना चाहिए, क्योंकि कान में वैक्स भी हो सकता है, वैसे नॉर्मल फोड़ा भी हो सकता है कान में, और ये जो ओटाइटिस मीडिया का केस है ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किसको कैसा वाला सिम्टम है, ये भी रूल आउट करने के लिए ईएनटी के पास भेजना चाहिए हमें। कुछ थोड़ा सा माइल्ड वाले केसेस आते हैं, उनको तो वैसे एंटीबायोटिक से भी सूख जाता है, उन लोगों को तो हमने भी देखा है कि हाँ 5 दिन का दवाई दे दो तो उससे सूख जाता है। बट कोई केसेस है जो रिपीटेडली आता है, तो उनको हमेशा हमको रिफर करना चाहिए, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं। वो रूल आउट करने के बाद ही पता चलेगा और पेशेंट को वो उस चीज का बेनिफिट होगा अगर वो डायरेक्टली एक ईएनटी सर्जन को दिखाए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इमरजेंसी नहीं होता है, लेकिन उनको क्लिनिकल असेसमेंट की जरूरत है। क्लिनिकली उनको असेस करे, क्लिनिकली उनको देखे, मतलब जैसे एग्जामिन करे और पता लगाए कि है क्या चीज। जैसे अगर कैंसर का पेशेंट है, कोई पॉइंट नहीं है कि हमने उनको रोक के रखा, कुछ ऐसे मेडिसिन दे दिया, पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, एग्जामिन, और स्पेशली महिला वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं, तो ऐसे बेटर है कि उनको डायरेक्टली ही हम रिफर करें। ओके मैम, थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने आप लोग को बताया कि जिन पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है, आप उन पेशेंट को भी इमरजेंसी मानकर ही रेफर कर दें, अपनी तरफ से ही कर दें, वरना डॉक्टर्स देखेंगे तो वो तो रेफर कर ही देंगे। ठीक है, तो अगर आपको पहले से समझ में आ रहा है तो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे जब कोई पेशेंट आपके यहाँ आता है, तो आपको अगर लग रहा है उसके बताने से, उसकी हिस्ट्री लेके अगर आपको ऐसा महसूस हो कि ये पेशेंट क्रॉनिक है, मतलब गंभीर है, या इसकी समस्या काफी सालों से है, जैसे पेट की समस्या लेके बहुत सारे पेशेंट आते हैं आजकल कि मेरे को कितने सालों से एसिडिटी है, मेरा पेट साफ नहीं होता है, या ऐसा है वैसा है, मेरे को खाना नहीं पचता है, मैं खा रहा हूँ पर मुझे लग ही नहीं रहा है पेट में। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी समस्या लेके पेशेंट आते हैं। ठीक है, और या फिर जैसे मैम ने बताया कि त्वचा रोग की समस्या लेके पेशेंट आते हैं, या जो भी ऐसी समस्या आपको लगे कि जो बहुत सालों से चली आ रही है और पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे पेशेंट को डायरेक्टली स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, आप डायरेक्टली उनको भी दिखा सकते हैं। अगर कोई बच्चा है उसमें कोई समस्या बहुत गंभीर है बहुत समय से, तो आप उसे डायरेक्टली पीडो को दिखा सकते हैं। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको आप जरूरत के हिसाब से डायरेक्ट गायनी को भी दिखा सकते हैं, अगर आपको लगे कि इसकी समस्या गंभीर है ना। तो उसको मतलब अब पेशेंट को आप पहले जनरल प्रैक्टिशनर पे दिखाएं, फिर वही चीज वो भी कहें कि आप इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। ठीक है, तो इससे अच्छा ये अगर आपको समझ में आ रहा है कि मतलब समस्या गंभीर है, तो आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज है जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि जैसे मेडिकल फील्ड में हम लोग को सिखाया जाता है कि जिस समय पेशेंट आपके सामने एंटर करता है क्लिनिक में, आपको आधी ज्यादा डायग्नोसिस उसकी उसी समय कर लेनी होती है। उनके उसके चलने से, उसके आने की अवस्था से ही आपको समझ लेना होता है कि भाई ये पेशेंट क्यों आया, कैसे आया, इसकी क्या समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर कोई पेशेंट मान लीजिए बुखार का आया है,
लेकिन आपको दिख रहा है कि उसके गले में स्वेलिंग है, या उसको उसको और उसके पैर में सड़न है, ठीक है, या उसे कहीं कटा हुआ है, या हाथ में पट्टी बंधी है और वो जगह पे सूजन है, या बार बार पेशेंट उस जगह को खुजला रहा है, या कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो अगर आपको सामने से दिख रहा है तो आपको ऐसा नहीं, उस बात को आपको इग्नोर नहीं करना है। भले ही वो बुखार की दवा लेने आया हो, लेकिन आपको उससे ये भी पूछ लेना चाहिए कि भैया ये तुम्हें क्या दिक्कत है। अगर वो कहे कि अरे भैया ऐसा हो गया था, अभी तक सही नहीं हुआ, या कुछ भी ऐसी हिस्ट्री आपको पेशेंट दे, तो आप उससे कहिए भाई जब दवा लेने ही आए हो, मैम देख ही रही हैं, तो दोनों ही चीजों को पूछ लो। क्या पता मैम जो दवा दे या मैम जो सजेशन दे वो तुम्हें ज्यादा फायदा कर जाए। तो अगर आप पेशेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर पेशेंट तो बस ऐसे ही रहेगा, जितना बताया उतनी दवा ली, चला गया, काम खत्म हो गया, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। मैम आपने जो भी बातें बताई वो बहुत ज्यादा जरूरी थी कंसल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कोई ऐसी बात है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, जो मुझे पता है, ज्यादातर बातें तो मैंने भी यहाँ आज आप लोग को बताई है, और फ्यूचर में जो भी वेबिनार होंगे भविष्य में, उसमें भी मैं आप लोग को जो जो बातें मुझे उस समय जरूरी लगेंगी, याद आएंगी, पॉइंट्स में होंगी, वो सारी मैं आप लोग को बताती जाऊंगी, ताकि आप लोगों से वो गलतियां ना हो। ठीक है। तो मैम अभी जरा हम लोग कुछ मेडिकल स्टोर से पूछ लेते हैं कि जो अगर उन्हें कोई चीज आपसे क्वेश्चन करना हो, कोई प्रश्न आपसे पूछना हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर मैम से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बस ये ना पूछे कि मैम ये पेशेंट था, इसको ऐसा ऐसा था, हमने ये दवा दी, इस फायदा नहीं, मैम कौन सी दवा दे दें। ठीक है, वो तो आप जब पेशेंट को मैम को दिखाएंगे तो बता ही देंगी। अगर आप क्वेश्चन आपका ज्यादातर ऐसा होना चाहिए कि मैम ऐसा अगर पेशेंट आए कि जो है उसको ऐसी सी दिक्कत है तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या है, तो मैम आप हमें ये सब बताइए कि हम क्या समझे ऐसे पेशेंट को, इसको क्या समस्या हो सकती है। तो आपके सवाल ऐसे हो तो उससे आपको आगे जाके कंसल्टेशन में ज्यादा मदद मिलेगी, वरना दवा तो मैम दे ही देंगी जब आप दिखाएंगे तो। ठीक है, अब माधुरी अब आप पूछ लीजिए अगर किसी को मैम से कोई क्वेश्चन पूछना हो। जी मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मैडम, ये बताना था, ये आप उसमें दवाई जो लिखते हैं उसमें साल्ट लिखते हैं, उसका दवा का नाम लिखते हैं सीधा पेशेंट के लिए? नमस्ते। वो आपने जैसे प्रिस्क्रिप्शन चेक किया होगा तो दवाई का नाम जो ब्रांड होती है वो आ जाती है, उसके नीचे सॉल्ट भी होता है, दोनों होती है। तो उसका साल्ट भी लिखा होता है ना? हाँ दोनों होती है। तो जैसे पहले भी, हाँ जी बताइए। जैसे किसी कंपनी का, जैसे हमारे यहाँ आपने लिखा किसी कंपनी का, हमारे यहाँ दूसरी कंपनी का है, लेकिन हाँ साल्ट वो मिल रहा है। हाँ, तो आप दे सकते हो। हाँ वही तो पूछ रहा था मैं आपसे। मैंने जैसे पहले भी आपको ये जब हमारे डिस्कशन चल रहे थे तो ये यही एग्जांपल दिया था। मान लो अगर मैंने कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम की कुछ ब्रांड लिखी है और उसके नीचे कैल्शियम भी है, D3 भी है, तो आप कोई भी ब्रांड का जिसमें कैल्शियम और D3 दोनों है वो दे सकते हो। हाँ जी जी। हाँ, तो प्रिस्क्रिप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा होता है, प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांड का नाम भी लिखा होता है और नीचे जो जो सॉल्ट का कंटेंट है वो भी लिखा होता है, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैडम, थैंक यू। जी जी। हाँ मैम, मेरा एक सवाल ये है कि ज्यादातर पेशेंट आते हैं कॉमन प्रॉब्लम लेके, कहते हैं जो है ना सर दर्द की प्रॉब्लम जो है ना कॉमन लेके आते हैं वो। जी। कभी बार कहते हैं बहुत ज्यादा तेज जो है सर दर्द है, कभी कहते हैं हल्का सर दर्द है, कभी कहते हैं सर दर्द है बदन में भी दर्द है, ठीक है। और दूसरा एक होता है पेट में दर्द। इस टाइप के जो है ना कॉमन पेशेंट आते हैं, तो उस कंडीशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनकी हिस्ट्री लेने के लिए? मान लो कोई सर दर्द का पेशेंट बता रहा है मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द है, तो उसमें हमें किन किन बातों को पूछना जरूरी है, क्या क्या बातें हम उनसे पूछें जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि सर दर्द की वजह क्या है। जी, जैसे हम सर दर्द मैं मानता हूँ कि जी जी, मैं नहीं बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सबसे कॉमन है और मुझे लगता है सभी पेशेंट को ये तो होता ही है, सर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है ना। अभी अभी आपको जैसे हमने पहले बताया कि हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री में जैसे आप जैसे ही पेशेंट आते हैं, आपने जैसे उम्र पूछा, तो हर उम्र का कॉज अलग है। अगर बहुत ही यंग पेशेंट है, जैसे मान लो 18-19 साल का बच्चा है, उनका कॉज ऑफ सिरदर्द भी अलग है, और जो आदमी में और महिला में सिरदर्द जो होता है वो भी अलग होता है। जैसे 25-25 साल के उम्र में या 30 साल की उम्र में जो महिला को होती है, वो आदमी का
जैसे जो कॉजेस होता है वो अलग होता है। तो एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट जो हिस्ट्री टेकिंग में हम लोग जो लेते हैं वो बहुत जरूरी है। उम्र भी जरूरी है, मेल है कि फीमेल है वो भी जरूरी है। दूसरा, उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कोई साथ में और भी सिम्टम्स हो, जैसे उल्टी वगैरह भी आ रहा हो साथ में, या चक्कर वगैरह आ रहा हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। हर चीज इम्पोर्टेंट है। सिरदर्द एक सिम्टम होती है, वो बीमारी कुछ और होती है। वो तो एक आपके पास जो कंप्लेन लेके आते हैं वो एक सिम्टम होता है, वो बीमारी नहीं होती है, सिर्फ बीमारी नहीं होती है ना। जो पेट में दर्द है वो भी एक सिम्टम होता है। जैसे अगर मान लो आपके पेट में, जैसे मान लो लीवर में कोई दिक्कत है, उसमें भी पेट दर्द होगा। आपको अपेंडिसाइटिस या कोई इन्फेक्शन है, उसमें भी पेट दर्द होगा। तो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज पूछना है, जितना आपको लगता है कि हाँ ये चीजें पूछना चाहिए पूछिए। बाकी डॉक्टर्स अपने आप वो जैसे जो बचा कुचा रह गया है वो भी पूछ लेंगे, लेकिन मैक्सिमम जितना आप पूछ लेते हो उससे 90% डायग्नोसिस हो जाता है। ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैम इसमें है ना कौन कौन से पॉइंट इसेंशियल है जो हमें सर दर्द में पूछना ही पूछना है? जैसे आंखों में कोई दिक्कत है कि नहीं महिलाओं को, हाँ, जैसे नंबर 1 सिरदर्द के साथ नंबर 1 कोई आंखों में साथ में कोई दिक्कत है कि नहीं, ये जरूर पूछना है, क्योंकि ये यंग एज में भी और अडल्ट में भी दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है कि आंखों की प्रॉब्लम की वजह से हमें सिरदर्द हो रहा हो। नंबर 1। नंबर 2, साथ में सिरदर्द के साथ साथ क्या आपको वॉमिटिंग वगैरह ये सब हो रहा है कि नहीं। अगर जैसे सिर का ही कुछ प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजें भी होगा। और एसिडिटी है कि नहीं, क्योंकि अगर एसिडिटी की दिक्कत है उसमें भी सिरदर्द होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि सिरदर्द एक सिम्टम है, वो कोई बीमारी नहीं है। शरीर में बुखार होने से भी सिरदर्द होता है, गैस की शिकायत होने से भी सिरदर्द होता है, टेंशन से भी सिरदर्द होता है, आपके आई का पावर ऊपर नीचे होने से भी सिरदर्द होता है। कई सारे कारण होता है जिसकी वजह से सिरदर्द होता है, लेकिन ये सारी चीजें पूछ लेना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप एक जगह पे पॉइंट रखिएगा कि जैसे सिरदर्द है तो ये पॉइंट मुझे पूछना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आई का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको एसिडिटी का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, जैसे पॉइंट 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 बना के आप रखेंगे तो आप पूछ लीजिए कि ये सब चीजें है कि नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो मिस हो गया वो आप ऐड करते जाइए, आपके लिए भी आसान होगा और डायग्नोसिस लाने में आसानी होगी। बिल्कुल मैम एक छोटा सवाल है हमारा, वो जो है ना, जैसे किसी को हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर उसका हाई है, राइट, मेडिसिन, जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कंटिन्यू पेशेंट ले रहा है जी, और इसी दौरान उसको हाई हेडेक हो जाता है, सर दर्द बहुत तेज हो जाता है, तो हमारे पास आता, कहता है सर में दर्द हो रहा है। हमने उसकी हिस्ट्री ले ली, उसने बताया कि मुझे बीपी हाई रहता है, मैं दवाई लेता हूँ। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या सजेस्ट करें? नॉर्मल जो है कोई क्या हम उसको सजेस्ट करें जो उसके लिए भी ठीक हो और हमारी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा हो, बेटर रिजल्ट के लिए? हाँ, सबसे पहले तो आप डॉक्टर का ही डायरेक्ट कंसल्टेशन ले लीजिएगा। लेकिन कभी ऐसा टाइम हो, मान लो जैसे रात का वक्त है, उसी समय नहीं हो पा रहा है, तो एनी टाइम जैसे आप डॉक्टर को तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसका बीपी हाई कितना हो रहा है। अगर जैसे इमरजेंसी वाली हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंसिव जो जैसे 140 के ऊपर थोड़ा सा है तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर उसका सिस्टोलिक 200 पहुंच गया तो दैट इज आउट ऑफ योर बाउंड, और उसको तो ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा हाई है तो उसको तो इंजेक्टेबल लगाना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर की सलाह लेने के बाद, क्योंकि कुछ चीजें भी उनको मॉनिटर करना पड़ता है, नहीं तो आप इमरजेंसी में नंबर 1 है ना। और अगर थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है तो आप हमें जैसे डॉक्टर को बताइए कि पहले क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो बहुत ही कॉमन जैसे जो मेडिसिन चलता है एम्लोडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन जैसे 5 mg का चल रहा है, तो अगर वो उससे कंट्रोल नहीं है और हाई हो रहा है तो वी कैन ऑलवेज गिव अ थोड़ा सा हायर डोज पे या दूसरी सॉल्ट उसको बदल के दे सकते हैं। वंस बीपी कंट्रोल हो जाता है तो सिरदर्द भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सिम्टोमेटिकली मैनेज करने के लिए उस समय थोड़ा सा पेन रिलीविंग दे सकते हैं हम साथ में, लेकिन सिरदर्द का वजह अगर पता चल जाता है कि वो हाइपरटेंशन ही है द कॉज, तो हाइपरटेंशन ट्रीट करके उसका सिरदर्द भी हो जाएगा ठीक। लेकिन बेस्ट है कि आप डॉक्टर का ही सलाह लो, क्योंकि सारा केस अलग होता है, सबका केस अलग है। हो सकता है उनको उस समय टेंशन हो सकता है कि उन्होंने दवाई मिस किया हो, ये सभी चीजें भी हो सकती है। मैम
एक कॉमन पेन किलर जो इस तरीके की प्रॉब्लम में दिया जा सकता है जो सेफ हो। हाँ, जैसे जो वैसे तो ये नहीं बोल सकते कि यही सबसे सेफेस्ट ड्रग है, लेकिन जिसका कम Yes, yes, जैसे yes. थोड़ा साइड इफेक्ट है, जिसका थोड़ा सा हम Yes. ओवरऑल जो पेशेंट पे मतलब ठीक ठाक है, जैसे एम्लोडिपिन इज अ सेफर वन। एम्लोडिपिन जैसे अगर Yes. आपको लगता है कि वो 5 mg चल रहा था और अभी बीपी थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप एटलीस्ट 5 mg और बढ़ा के 10 mg का कर सकते हो, अनटिल अनलेस डॉक्टर का सलाह जब तक नहीं लेते। हाँ हाँ हाँ, मैं बताइए। कह रहा हूँ अगर इनकेस बीपी नॉर्मल है, हाँ कंटिन्यू दवाई ले रहा है, बीपी नॉर्मल है लेकिन उसको सर में तेज दर्द है, हाँ, हेलो, जैसे सिर में दर्द है, बीपी बीपी नॉर्मल है और कंटिन्यू दवाई ले रहे हैं, तो क्या देना चाहिए, ये पूछ रहे हो आप? यस 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 यस, उस टाइम इमरजेंसी टाइम में जैसे मान लो जिस टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या नाइट का टाइम है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई इमरजेंसी ऐसी आती है उस कंडीशन के लिए। जी जी जी, अगर उन्होंने पहले कोई भी जैसे पेन किलर जैसे बोवेरॉन हो गया आपका, या इवन पैरासिटामोल, एसिक्लोफेनेक वगैरह ले रखा है पहले से, तो जो नॉन ड्रग है अगर वो पहले से लेते हैं, यू कैन गिव एनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेफेस्ट ड्रग होता है वो पैरासिटामोल होता है, जो सब चीजों में आपको काम आता है। जैसे आजकल डोलो 650 जो है, नॉट जस्ट फॉर फीवर, हम लोग थोड़ा सा गलत फहमी में ये रहता है कि डोलो 650 फीवर के लिए नहीं है, वो एंटीपायरेटिक है, वो एनर्जेसिक भी है, तो आप उसको दे सकते हैं। हाँ, तो जैसे कभी कभी क्या होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर की जो पेशेंट है उनमें कभी ना कभी रीनल कॉम्प्रोमाइज हो ही जाते हैं वो लोग, अगर जैसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो फिर डायबिटिक वालों को भी और इवन हाइपरटेंशन को भी किडनी में जरूर कुछ ना कुछ मतलब कुछ टाइम के बाद आता है। तो कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो हमें नहीं देना चाहिए, जो किडनी को और अफेक्ट करे। तो सेफर ड्रग इज प्लेन पैरासिटामोल, नॉट कॉम्बिनेशन वाला। डोलो आप दे सकते हो, सिंपल प्लेन पैरासिटामोल दे सकते हो, जब तक आप दूसरा सलाह नहीं लेते, है ना। हेलो, हाँ जी, बताइए। जी मैम, एक पेशेंट है, हाँ उनके फुट में मतलब पैर में जो पंजे होते हैं, हाँ उसमें बहुत तेज दर्द होता है और जलन होता है। हाँ, तो और वो जब भी मतलब बैठे होते हैं या फिर खड़े होते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। जी तो तुरंत मतलब को चल फिर नहीं सकते हैं, मतलब 5-6 मिनट तक खड़े होते हैं, उसके बाद ही कुछ कर पाते हैं, कहीं चलना होता है या फिर। आपको क्या जानकारी लेना है कि क्या करना चाहिए? जी जी, इसके लिए तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर किसी को ये वाली दिक्कत है तो कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे सिंपल से सिंपल एक स्पर निकलने से भी ये दिक्कत हो सकती है। स्पर इन द सेंस जो आपका जो हील है, हील के उसमें कैल्केनियम जो है उसको स्पर निकलने से भी ये वाला दिक्कत हो सकता है। लेकिन डिटेल में हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि क्यों हो रहा है ये। मैडम, तो इस केस में क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या ले सकते हैं? मतलब मैंने उनसे पूछा है उनका उठने बैठने का रूटीन क्या है, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कितने साल का है? क्या? अरे मैडम, वो एजेड है, मतलब 55-60 के आसपास होंगे। शुगर प्रेशर का कोई दिक्कत तो नहीं है उनको? नहीं 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 मैम। टेस्ट कराया है? जी और कोई एक्सरे वगैरह निकलवाया है अभी तक? नहीं, एक्सरे तो नहीं निकलवाया। हाँ, और और जैसे आजकल कोई वो जो ब्लड, टीवी पे ऐड आते हैं ना, बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी पे, जो 2000 और 3000 रुपए में आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं और जड़ से खत्म हो जाता है। इन सब चक्करों में पड़ के काफी दवाइयां की है, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। अगर जैसे आपने बताया कि दर्द है और जलन भी होता है, तो वी हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। कब से है वो तो थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री पूछना है कि कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है। 10 से 15 साल से बता रहे थे। नहीं, तो अगर कोई इतना लंबा हिस्ट्री बता रहे हैं तो जरूर कुछ दिक्कत है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि इन्वेस्टिगेशन कराए और कुछ ना निकले। 10 से 15 साल के मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। कुछ ऐसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जैसे अगर जलन हो रही है तो वी हैव टू गो फॉर विटामिन B12 लेवल वगैरह भी चेक करना पड़ेगा उनका, है ना। कैल्शियम हो गया, आपका D3 लेवल हो गया, और एक्सरे भी निकलवाना पड़ेगा। तो थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता लगा पाएंगे अगर उनको शुगर और हाइपरटेंशन नहीं है। अगर मान लो उनको है शुगर या हाइपरटेंशन या कोई भी कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम, और जैसे आपने बताया जैसे एजेड है,
उनको जैसे देख के भी पता चलेगा कि वो मैल नरिश है या वैसे जनरल वीकनेस है कि नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ओवरवेट भी हो। अगर ओवरवेट है तो उसके हिसाब से जैसे आर्थराइटिक प्रॉब्लम वगैरह भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, है ना। तो वो तो पेशेंट को देख के नंबर 1, नंबर 2 हिस्ट्री टेकिंग करके और इन्वेस्टिगेशन करके ही पता लगा पाएंगे कि क्यों हो रहा है उनको। जी जी, आप उनका कंसल्टेशन कराइए और फिर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद ही डायग्नोसिस पे लेके आ पाएंगे हम लोग। ओके मैम। जी, थैंक यू। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ मैम, तो उनका मतलब 62 ईयर एज है, HbA1c 7.5 समथिंग रहता है उनका, और रैंडम ब्लड शुगर उनका 252 to 80 तक रहता है, और बीपी भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन वो शुगर और बीपी की कोई भी मेडिसिन लेते नहीं है। बताइए बताइए। तो और बहुत बड़ा सा जैसे फोड़ा टाइप होता है ना, उनके उनके बाएं हाथ में नी हाँ पे, हाँ जॉइंट, नी जॉइंट पे एक गांठ टाइप की बनी हुई है, और पहले से थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन अभी क्या है काफी साइज बड़ा हो गया है, बहुत 50 mm के आसपास। हाँ। तो मैम उसके लिए हमें जो है ना किस डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए, किस मतलब स्पेशलाइजेशन में, या क्या मतलब सजेस्ट करेंगे आप? दर्द रहता है, कभी कभी छूने पे दर्द होता है। अभी जितना आपने मुझे बताया, शुगर, एक तो शुगर हाई है, बीपी भी है और एनीमिया भी है, 3 चीज है ना। लेकिन वो कोई दवाई गोली नहीं ले रहे। यस यस। और आदमी है, मेल है। हाँ यस, मेल मेल मेल। हाँ 62 ईयर अबाउट एज है। हाँ 62 ईयर्स है। तो देखिए इस पे आपको ये तो पता चल गया होगा कि वो दवाई नहीं ले रहे, लेकिन ये तो नहीं है ना कि उनको शुगर की दिक्कत नहीं है या बीपी की दिक्कत नहीं है। उनको है, शुगर भी है, बीपी भी है। और शुगर और बीपी दोनों होने की वजह से एनीमिया हो रहा हो, ये भी हो सकता है, बिकॉज आपके अगर किडनी कंप्रोमाइज है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी अगर है, तो आपका एनीमिया डाउन हो सकता है, मतलब हीमोग्लोबिन डाउन हो सकता है, आप एनीमिक हो सकते हो। साथ ही में अगर वो 60 इयर्स है जैसे आप बता रहे हो, तो उसका डिटेल्स में 60 इयर्स है, मेल है, तो हो सकता है उनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी हो। लेकिन ये सारी चीजें को आगे क्या करना चाहिए या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या अप्रोच करना चाहिए, ये आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे। इनको तो पूरे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, आपको किडनी फंक्शन टेस्ट भी करना पड़ेगा आपका। जो अभी रिसेंटली उन्होंने फुल बॉडी चेकअप कराया, जिसमें किडनी, लीवर और लिपिड और आपका क्या कहते हैं आयरन डिफिशियंसी और डायबिटिक प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, सीबीसी और आपका विटामिन डी, विटामिन B12 और टेस्टोस्टेरोन, ये सारे चेकअप उन्होंने रिसेंटली कराए हुए हैं। जी जी। तो उसमें और आपका तो उसमें कोई मेजर दिक्कत आई नहीं है, विटामिन वगैरह भी ठीक है, विटामिन B12 भी ठीक है, डी भी ठीक है। डी थोड़ा सा डाउन जा रहा था, अबाउट 20 के अराउंड था विटामिन डी। विटामिन B12 ठीक था, आयरन भी ठीक था। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मुझे अभी बताया कि उनका रैंडम 252 या कुछ आया था और हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट है। तो आपका आयरन भी ठीक हो, B12 भी ठीक हो और एनीमिया 7 पॉइंट है, तो ये तो नहीं हो सकता। और शुगर का दिक्कत ऑलरेडी 252 है और शुगर प्रोफाइल ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। मतलब ये तो मैम अगर आप परमिशन दें तो मैं आपसे उनकी रिपोर्ट शेयर कर लेता हूँ, उनके जो पैरामीटर्स जो हैं मेरे पास सॉफ्ट कॉपी, जी मैं कर लेता हूँ। जी वो एक्चुअल में ये सारी चीजें जो है, ये तो आपको जैसे कंसल्टेशन लेके डिटेल में वो पेशेंट के लिए अलग से टाइम निकाल के हमको डिटेल में जैसे आप जैसे ये भेज दीजिए या वो अपलोड कर दीजिएगा कि ये चीजें हैं, ये फाइंडिंग्स है और कब कराया था और दवाई गोली ये फाइंडिंग रैंडम कब था और उसके बाद टेस्ट करने के बाद क्या क्या आया है, वो आप अपलोड कर दीजिए, हम उस हिसाब से कंसल्ट कर लेंगे। यस। तो ये जो गांठ बन रही है नी में, उसका मतलब क्या वजह हो सकती है? आपने जैसे बताया कि 50 mm के ऊपर है, 55 mm। यस यस यस। और ये विदिन 25 डेज में हुआ है।
हाँ, तो उसके जैसे ऊपर चमड़ी मतलब स्किन जो है वो मतलब कैसा है, मतलब उसमें जैसे इंड्यूरेशन वगैरह है या रेडनेस है, कोई डिस्चार्ज है, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सॉलिड है। मसल्स मतलब मांसपेशी जैसे फूल जाती है ना, वैसे सूजन मतलब स्वेलिंग टाइप की जैसे आती है और ना, उस पेन टाइप नहीं का। होता है? पेन नहीं होता है? दबा दबाने पे पेन होता है कभी कभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सब भी आप जैसे फोटो वोटो शेयर कीजिएगा स्वेलिंग का। यस और अगर आप वीडियो यस बना सकते हो, जैसे आप जैसे पैल्पेट कर रहे हो, मान लो ये यहाँ पे स्वेलिंग है, स्वेलिंग को आपने जैसे यस पैल्पेट किया कि हाँ इसमें कोई दिक्कत यस नहीं है, लेकिन जोर से दबाने में दर्द है, तो उस हिसाब से भी हमको और डिटेल में पता चल जाएगा। यस आप यस आप पहले सारे हिस्ट्री शेयर कीजिएगा और जितने भी रिपोर्ट ठीक है है। वो उसको भी शेयर कीजिएगा। तो उसमें जैसे यस पैथोलॉजिकल वो फाइंडिंग जो है उसको कैसे अपलोड करना है, आप टीम से डिस्कस कीजिए कैसे करना है, वो करके आप यस कंसल्टेशन लीजिएगा। ठीक है? यस यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी जी। मैम आपने जो अपना टाइम दिया, वैसे भी आपने बहुत ज्यादा अपने टाइम दे दिया, क्योंकि मैम का पहले से भी कहीं प्रायर कमिटमेंट है, मैम को और भी पेशेंट्स अपने देखने होते हैं, तो इसलिए समय अवधि से ज्यादा हो गया है, तो अब हमें इसे यहीं पे समाप्त करना होगा। बाकी आप लोग मैम से कंसल्ट कराइए, आपके जो भी पेशेंट हैं आप कंसल्ट कराइए, मैम अच्छी तरीके से आपको सब कुछ बताएंगी, दवा से लेके इन्वेस्टिगेशन हर चीज बताएंगी। तो आप लोग जरूर मैम को कंसल्ट कराइए, कोई भी आप लोग की समस्या हो पेशेंट की तो। ठीक है, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, अपना आपने इतना कीमती समय हम सबको दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।